हेलो डिप्लोमा फोर्थ कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन देख रहे थे पिछले क्लास में हमने, है ना। तो पिछले क्लास में स्टेटर पार्ट कंप्लीट हो गया था आपका। स्टेटर पार्ट कंप्लीट हो गया था। स्टेटर में हमने क्या देखा था, योग देखा था। योग क्या होता है, जो कंप्लीट आउटर कवर जो होता है उसको हम योग बोलते हैं, है ना। ये कास्ट स्टील या आयरन स्टील आयरन का बना होता है ना। उसके बाद देखे थे हमने पोल कोर। अच्छा, ये योग का काम क्या है, योग का काम है इसको प्रोटेक्शन देना, है ना, कंप्लीट प्रोटेक्शन देना, एकदम बांध के रखे रहता है ना। और दूसरा काम क्या है, ये मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट करने में काम आता है। कैसे मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट करने में काम आता है, ये देखो एन से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती है और एस में जाती है ना। लेकिन वे वापस कैसे जाती है एन की तरफ, ये देखो ऐसे घूमते रहती है मैग्नेटिक सर्किट, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कंप्लीट करने वाले पाथ को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। तो ये योग उसमें काम आ रहा है, ठीक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक सर्किट में काम दो काम करता है इसका, सिर्फ दो काम है। एक, इसको मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना चारों तरफ से। दूसरा, मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट करना। दूसरा, पोल कोर। पोल कोर क्या है, हमको आर्मेचर को फ्लक्स देना है। कहाँ से दे, आर्मेचर को क्या देना है, फ्लक्स देना है, ठीक है। तो आर्मेचर को फ्लक्स देने के लिए हमको पोल कोर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके पास फ्लक्स हो, है ना। तो ये जो पोल कोर है, ये एन एस ये पोल कोर है, ठीक। अब पोल शू कहाँ से मिलाते हैं, पोल शू मतलब ये क्या है, ये पोल कोर के लास्ट वाले एरिया को, आखिरी एरिया को क्या करते हैं, हम चौड़ा कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। ताकि क्या होता है, जो भी फ्लक्स ये पोल कोर जनरेट करेगा, या ये जो भी फ्लक्स इस यहाँ पे सेटअप होगा, वो मैक्सिमम एरिया में आर्मेचर को क्या होगा, मिलना चाहिए, ठीक। अब देखो, पोल शू के बाद फील्ड वाइंडिंग। अब ये जो एक्चुअल में पोल कोर होता है, ये हमारा नेचुरल मैग्नेट का पोल कोर नहीं होता, ये आर्टिफिशियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मिलके बना होता है। आर्टिफिशियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब जो ऐसे मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक क्वालिटी होती हैं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, है ना। तो उनको हम क्या करते हैं, इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है ये सबकी अच्छी होती है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो परमानेंट मैग्नेट एक बार टूट जाएगा तो उसका फिर से जुड़ना पॉसिबल नहीं है। वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो टूट सकता है आसानी से। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल पोल कोर यूज़ करते हैं। अब इस पोल कोर में हमको आर्टिफिशियल फ्लक्स जनरेट करना है, और उस आर्टिफिशियल फ्लक्स जनरेट करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ मैग्नेट बनता है। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है। इसका फील्ड वाइंडिंग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फील्ड मैग्नेट जनरेट करता है। फील्ड मैग्नेट कहने का मतलब फील्ड फ्लक्स, है ना। फील्ड फ्लक्स मतलब फील्ड मैग्नेट, जो फ्लक्स है वही हमारा मैग्नेट है, ठीक। अब इस करेंट की वैल्यू को, इसमें फ्लो होने वाली करेंट की वैल्यू को हम कम ज़्यादा करके, है ना, हम फ्लक्स की वैल्यू को कम या अधिक या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड वाइंडिंग का काम है। अब आ जाओ रोटर पार्ट में। रोटर पार्ट में हमने देखा था आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर, ये जो आपको दिख रहे हैं टीथ नुमा, है ना, ये है आर्मेचर कोर। ये आर्मेचर कोर क्या होता है, ये साइज़ में ये हमको फिर ये फ्रंट व्यू है। इसका साइड व्यू देखोगे तो ये साइड व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको बना हुआ दिखेगा। एक मैं सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको देखो, है ना। और उसके बीच में इसको दो पार्ट है, एक टीथ होता है, इसको टीथ बोलते हैं, स्लॉट बोलते हैं। तो स्लॉट में क्या रहता है, स्लॉट में आपका वाइंडिंग को हम रखते हैं, है ना। कौन सा वाइंडिंग, जो आर्मेचर में लगने वाली वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया टीथ और स्लॉट। इसको क्या बोलते हैं, टीथ, और इसको क्या बोलते हैं, स्लॉट, ठीक है। अब इसका अगर 3D बनाना चाहोगे तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, 3D। तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 3D डायग्राम है किसका, आपके स्टेटर का, सॉरी रोटर का, ठीक। तो अब ये जो स्लॉट्स हैं, ये जो स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स में क्या होता है, हम लोग वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, ठीक है। ऐसे करके वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। हर दो स्लॉट्स में एक कॉइल फिक्स होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ये जो स्लॉट्स है ये बनता कैसे है, ये आर्मेचर कोर बनता कैसे है। इस आर्मेचर कोर को बनाने के लिए ये जो सामने फ्रंट व्यू दिख रहा है, वैसी पतली स्ट्रिप्स को,
वैसे पतली स्ट्रिप्स को क्या करते हैं, आपस में लेमिनेट करके उसको स्टेक करके जोड़ते हैं। मतलब ये एक एक सिंगल पोर्शन है, ये बहुत सारे चीज़ों को जोड़ के, बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के इसको बनाया गया, एक सिंगल सॉलिड मटेरियल नहीं होता है। क्यों? उनका दो ही रीज़न है। दो रीज़न कौन कौन सा, ये हमेशा याद रखना, एक हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा एडी करेंट लॉस, है ना। तो इसके लिए, इसको कम करने के लिए दोनों को कम करना चाहिए। आइडियली ये दोनों क्या होने चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, लो होना चाहिए, इनकी वैल्यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या होता है, इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ हाई परमेबिलिटी कहने का मतलब म्यू आर की वैल्यू एच पॉसिबल हाई होना चाहिए, उस मटेरियल का बनाना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा आता है, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन, ये दो चीज़ें हैं, इनका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल म्यू की वैल्यू हाई होती है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करके, है ना, कट करके लेमिनेट करके, है ना, लेमिनेट करके उसको क्या करते हैं, आपस में स्टैक करते हैं। ठीक, तो जितने भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं, या जितने भी बोलना चाहिए हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, वो सारे पार्ट्स कभी भी सिंगल नहीं होंगे, सिंगल पार्ट्स नहीं होंगे, एक्सेप्ट आपका ये सॉफ्ट को छोड़ के। ये बीच में जो सॉफ्ट होता है ना, रॉड आगे आएगा, ठीक है। तो ये जो सारे पार्ट्स होते हैं, ये आपस में पतली स्ट्रिप्स को जोड़ के एक बड़ा फ्रेम बनाया जाता है, एक बड़ा पार्ट्स बनाया जाता है, चाहे वो आपका पोल कोर हो, चाहे आपका ये आर्मेचर कोर हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि अगर उनको सिंगल सॉलिड मटेरियल का बनाया जाए तो वो सब्जेक्टेड टू फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स के एरिया में घिरे रहते हैं, और जहाँ भी फ्लक्स आता है वहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो वो करंट, अगर वो मटेरियल सिंगल मटेरियल का है तो क्या होगा, सारे करंट उसमें अंदर में घूमते रहेंगे, है ना। जैसे मान लो ये एक राउंड मटेरियल है ना, अगर ये इस मटेरियल में अगर ये फ्लक्स का आना जाना है, फ्लक्स की वैल्यू इसके आसपास कम ज़्यादा हो रही है कंटिन्यूसली टाइम के साथ में, तो क्या होगा कि इसमें एक करंट फ्लो, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। तो अगर इसको हम काट दें, यहाँ से काट दें, ये पतली काट दें इसको, इस मटेरियल को एकदम काट दें, तो क्या होगा, ये करंट कंप्लीट हो पाएगा क्या, ये करंट यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, ये जो आपका आर्मेचर कोर होता है ना, उसको अगर ये तो सिंगल पतली है ना, लेकिन ये जो कंप्लीट बड़ा मटेरियल है, इस कंप्लीट मटेरियल में क्या होगा, एक एडी करंट मतलब आपका घूमने वाली करंट, सर्कुलेटिंग करंट, है ना, ये फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, तो आर्मेचर कोर क्या हो गया, आर्मेचर कोर आपका किससे बना होता है, आर्मेचर कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ हाई परमेबिलिटी, है ना, मटेरियल से बना होता है, जो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील हो सकता है, जिसकी म्यू आर की वैल्यू एज पॉसिबल हाई होगी। इसमें टीथ और स्लॉट्स होते हैं, बस इतना है आपका आर्मेचर कोर। अब आ जाओ आर्मेचर वाइंडिंग में, है ना। आपका आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, आपका आर्मेचर वाइंडिंग जो है ना, अब ये नेक्स्ट है आपका आर्मेचर वाइंडिंग, है ना। सेकेंड टॉपिक क्या है, इसी में सेकेंड क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग, है ना। तो आर्मेचर वाइंडिंग को देखो यहाँ से, आर्मेचर वाइंडिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, ये बोल सकते हैं, ये हार्ट है। हार्ट कहने का मतलब कि यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, इन केस आप डीसी मोटर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी और ईएमएफ जनरेटेड, है ना, किसमें, आर्मेचर वाइंडिंग में। इन केस आप इसको जनरेटर करो, है ना, जनरेटर, है ना। जनरेटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ जनरेटेड होगा, है ना, ईएमएफ जनरेट होगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ठीक, इन केस ऑफ मोटर, है ना,
टॉर्क विल प्रोड्यूस ऑन आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अगर जनरेटर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, है ना, तभी तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अगर मोटर होगा तो वहाँ पे एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस होगा जिससे हमारा रोटर क्या होगा, घूमने लगेगा। ठीक, तो ये कहाँ पे होता है, हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में होती है। अब आर्मेचर वाइंडिंग किससे बना होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है, आर्मेचर वाइंडिंग मटेरियल, है ना। तो आर्मेचर वाइंडिंग आपका बना होता है कॉपर या एल्यूमिनियम का। जो महंगे मोटर या जनरेटर होते हैं वो कॉपर के होते हैं, जो सस्ते होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, है ना। बार बार जो मोटर जल जाता है वो समझ लेना एल्यूमिनियम का वाइंडिंग रहा होगा उसमें। ठीक है, और जो अच्छे महंगे होते हैं वो कॉपर वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब इसको कॉपर वायर को कैसे करते हैं, कॉपर वायर को थिन लेमिनेशन, है ना, थिन लेमिनेशन से बनाते हैं। मतलब जो वाइंडिंग होती है वो आपका जो ये जैसे ये वायर है इसको हमको वाइंड करना है। ठीक है, तो वाइंड करते हैं तो ये इसी के ऊपर में बहुत सारे जाता है, ऊपर में ही जाता है, एक दूसरे के ऊपर से टच होते जाते हैं। तो कहने का मतलब तुम बोलोगे कि ये तो शॉर्ट हो गया, नहीं, ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है। कहने का मतलब इसके ऊपर में या तो प्लास्टिक का लेमिनेट रहेगा या वार्निश का लेमिनेशन रहेगा, है ना। तो ये इसको आप टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी, है ना। इसको आप छुओगे तो ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रहता है। जैसे हमारा नॉर्मल वायर में क्या होता है, नॉर्मल वायर में ऊपर में पीवीसी की कोटिंग रहती है, हम इसको टच करते हैं तो कुछ नहीं, इसको छीलना पड़ता है अगर हमको इसको यूज़ में लाना पड़ता है तो। सेम ये दिखता तो है एकदम पतला, मतलब आपका एकदम बहुत पतला दिखता है, लेकिन उसके ऊपर में एक हल्की परत लगी रहती है, किसकी, वार्निश की या आपकी पॉलीथीन की। ठीक है, अब आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप, आर्मेचर वाइंडिंग टाइप, ये दो टाइप की आर्मेचर वाइंडिंग होता है। एक बोलते हैं लैप वाइंडिंग और दूसरा बोलते हैं वेव वाइंडिंग। जब हमको हाई करंट यूज़, है ना, हाई करंट यूज़ है, अगर हमारा करंट हाई करंट से रिलेटेड है, मतलब ज़्यादा टॉर्क वाला है ना, हाई टॉर्क वाला है, तो हमको क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। कौन सा वाइंडिंग यूज़ करते हैं, लैप। पहला यहाँ पे लैप वाइंडिंग कर देता हूँ। लैप वाइंडिंग का यूज़ क्यों करते हैं, हाई करंट रिक्वायरमेंट के लिए। और दूसरा आपका यहाँ पे इधर ही नीचे में वेव वाइंडिंग का यूज़ हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट के लिए, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट के लिए, है ना। ये दो चीज़ें हैं। तो इसको हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट के लिए, तो इसमें क्या होता है, जो कंप्लीट आर्मेचर वाइंडिंग होती है उस आर्मेचर वाइंडिंग को हम जितने उसमें पोल होते हैं उतने में हम उसको क्या करते हैं, आपको ये आर्मेचर पैरेलल पाथ बोलते हैं इसको, आगे और अभी पढ़ेंगे, पैरेलल पाथ, है ना। कंप्लीट वाइंडिंग को, कंप्लीट कॉइल को हम उतने ही पैरेलल पाथ में डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर ऑफ पोल होते हैं हमारे। जैसे ये वाले डायग्राम में आपका 4 पोल की मशीन है, तो इसके कंप्लीट अगर ये लैप वाइंडिंग बनाना है तो इसके पूरे वाइंडिंग को हम जितने नंबर ऑफ पोल, मतलब 4 पार्ट में कर देंगे। मतलब हमें 4 पोल मशीन का हमें पैरेलल पाथ 4 हो गया, इसको पैरेलल पाथ बोलते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, वेव वाइंडिंग में कंप्लीट वाइंडिंग जितने भी कॉइल हैं, है ना, उसको हम ओनली 2 पार्ट में कर देते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास 8 कॉइल, एग्जाम्पल के लिए हमारे रोटर में 8 कॉइल है ना, कितने हैं, 8 कॉइल। ठीक, और हमारा 4 पोल मशीन है, P = 4 है। तो अगर हमको उसको लैप वाइंडिंग बनाना है, क्योंकि हमको ज़्यादा करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, A = P, कहने का मतलब 4, P 4 है। तो अब हम सारे कॉइल को, 8 कॉइल है तो हम 4 पैरेलल पाथ में, एक में 2 कॉइल, है ना। तो ये देखो 4 पैरेलल पाथ बन गए, ये देखो 4 पैरेलल पाथ बन गए। तो आउटपुट जो हमारा निकलेगा यहाँ से, है ना, अगर जनरेटर है तो ये 2, एक कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3, कॉइल 4, कॉइल 5, 6, 7, 8, तो एक पाथ में 2 कॉइल आ गए, है ना।
तो 4 पैरेलल पाथ में होगा, 1 2 3 4, ये चारों पैरेलल ही हैं। अब ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो कंप्लीट क्या होगा, यहाँ से हमको मिलेगी। तो करेंट की वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी। जैसे मान लो इसमें आई करंट है तो ये 4I हो जाएगा, ठीक है। तो करेंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे। अगर हमको करेंट के रिक्वायरमेंट कम चाहिए, है ना, वोल्टेज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसी को देखो, है ना, A = 2 यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 ही पैरेलल पाथ में डिवाइड कर पाएंगे। लेकिन एक में 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल, 4 कॉइल, है ना। वैसे 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल, 4 कॉइल, है ना। तो ये देखो इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉइल आ गए। अब एक कॉइल मान लो 5 वोल्ट जनरेट करता है, तो ये 5 चौं 20 वोल्ट ये हो गया, ठीक। और ये भी 20 वोल्ट हो गया, ठीक। और इसमें भी एक कॉइल मान लो 5 वोल्ट जनरेट है, ये 5 5 10, तो साढ़े 10 10, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ओनली 10 वोल्ट होगा, ठीक। तो इसका कम वोल्टेज है, लेकिन करेंट क्या होगा, इसका करेंट जैसे 1 एम्पियर, 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, तो 0.5 सॉरी, तो ये दोनों 1 एम्पियर, ये दोनों 1 एम्पियर, ये दोनों 1 एम्पियर, ये दोनों 1 एम्पियर, ठीक है। सॉरी ये मान लो 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर है, तो सीरीज़ में 1 एम्पियर 1 एम्पियर एक ही हो गया। तो 1 1 1 1, तो दोनों 4 मिलकर 4 एम्पियर होगा, ठीक। वैसे ये 1 1 1 1, लेकिन एक ही तो है सीरीज़ में चारों, तो 1 ही एम्पियर देंगे आउटपुट, ये भी 1 ही एम्पियर आउटपुट, तो आउटपुट इसका क्या आएगा, 2 एम्पियर आएगा। इसका आउटपुट जबकि 4 एम्पियर आएगा, है ना। और इसमें वोल्टेज 20 वोल्ट आएगा आउटपुट, इसमें क्या आएगा, 10 वोल्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा आर्मेचर वाइंडिंग अगर लैप वाइंडिंग है तो लैप वाइंडिंग A = P के बराबर होता है। अब पोल मिनिमम 2 भी हो सकता है, ये भी है, पोल 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ पोल जितने होंगे हम पैरेलल पाथ उतने रखेंगे। बट वेव वाइंडिंग अगर है, क्योंकि हमें ज़्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, तो ऑलवेज हम वेव वाइंडिंग में करेंगे। कितने भी कॉइल हों उनको हम 2 ही पाथ में डिवाइड करेंगे और टोटल वोल्टेज को हम काउंट करेंगे तो हमको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा कंपेयर देन इसके, ठीक है। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग में समझ लो क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा। इट इज़ अ हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इसको हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यही आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और यही आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें आपको टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना। इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कब, जनरेटर के केस में, और टॉर्क प्रोड्यूस होगी कब, जब उसको मोटर यूज़ करोगे तब, ठीक है। दूसरा आर्मेचर कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है ना, लेमिनेटेड रहता है ना। 2 टाइप के होते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है ना। ये इंपॉर्टेंट है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब इसके बाद सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका कम्यूटेटर। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी मान लो जनरेट कर लिया, या हमको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देना है। मोटर के केस में बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दोगे अंदर, है ना, और या तो जनरेटर के केस में क्या करोगे, अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बाहर लोगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ पे हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है आपके रोटर में, है ना। ये रोटर है ना, ये रोटर है, इस रोटर में इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है। ये आपका रोटर है ना, और यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसमें कॉइल्स हैं, क्या है, इसमें कॉइल्स हैं, ऐसे कॉइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, कॉइल्स। तो क्या होता है, इन कॉइल से आपको करंट को लेना है, तो कैसे लेंगे हमको, क्या किस चीज़ से लेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट लगा रहता है जिसको मैं नाम बोल रहा हूँ, जिसका नाम है कम्यूटेटर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कम्यूटेटर और ब्रश, है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कम्यूटेटर एंड ब्रश। तो कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर it's communicate between internal and एक्सटर्नल सर्किट। कहने का मतलब क्या है, ये इंटरनल सर्किट हो गया, हम बाहर से जो सप्लाई देंगे, है ना, वो एक्सटर्नल सर्किट हो गया हमारा। तो इसको ब्रश के थ्रू से यहाँ पे हम देंगे। अगर ये मोटर है तो ये ब्रश क्या होगा, ये कम्यूटेटर के सेगमेंट में जाके टच होगा। ये कम्यूटेटर का हर एक सेगमेंट एक एक कॉइल से क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक। और ये इसके साथ साथ घूमता है, रोटर के साथ साथ, ठीक है।
तो ये क्या होता है, ये कम्यूटेटर जो है अब ब्रश, ये दोनों एक दूसरे के हेल्प के बिना हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जैसे हमको मान लो ये जनरेटर है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो इसी कम्यूटेटर के सेगमेंट में पहले करंट आएगी, उस सेगमेंट को हमारा ब्रश टच किया रहेगा, उस ब्रश में करंट आएगी ऐसे करके बाहर, और हम इधर ले सकते हैं करंट को। अगर हमारा यही मोटर है तो हम यहाँ से डीसी सप्लाई देंगे, करंट अंदर जाएगी, ठीक है, करंट अंदर जाएगी, इस ब्रश में जाएगी पहले, ब्रश के बाद उस कम्यूटेटर के सेगमेंट को टच करेगी, और उस सेगमेंट से क्या टच रहेगा, हमारे कॉइल्स टच रहेंगे, है ना। तो जैसे मान लो अगर एक कॉइल को देखना है, जैसे मान लो ये हमारा 2 पोल की मशीन है ना, एन और एस पोल है, ठीक है, इसके बीच में सिंगल कॉइल है, ओनली सिंगल कॉइल, मतलब इसमें से किसी एक कॉइल को मैं पिक किया और ऐसा पे मैंने यहाँ पे बाहर निकाला, ये कॉइल आया है और वो कम्यूटेटर के एक सेगमेंट में, कम्यूटेटर में बहुत सारे सेगमेंट है, कंप्लीट गोल है, तो गोल है तो मैं जिस एक कॉइल है तो एक कॉइल 2 सेगमेंट को टच करेगा कम्यूटेटर के, है ना, कम्यूटेटर तो पूरा राउंड भर है ना, तो क्या होगा 2 सेगमेंट को टच करेगा, बाकी को तो बाकी कॉइल टच करेंगे, तो मैंने उन दोनों को टच करके, अब इन ब्रश है हमारा, है ना, ये क्या है हमारा ब्रश। चलो अब ये हमारा मान लो ये हमारा जनरेटर है ना, जनरेटर है हमारा, है ना, नहीं चलो मोटर बना देते हैं इसको, है ना, तो मोटर बनाते हैं तो मान लो इधर हम ऐसे करके ऐसे दे रहे हैं प्लस, ठीक है, ये प्लस, ठीक, तो करंट इधर से जाएगी, करंट इधर से जाएगी, करंट यहाँ पे जाएगी, इस ब्रश में टच रहेगी, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब ये ब्रश इसको टच करेगा, है ना, तो करंट यहाँ जाएगी, करंट यहाँ जाने के बाद क्या होगा, इसमें जाएंगी, और ये जो कॉइल तो कंप्लीट रहता है अंदर में, है ना, तो वापस आएगी ऐसे करके ऐसे जाएगी। तो जो भी पार्ट होगा जो इधर जाएगा, जैसे ये कॉइल अब घूमेगी, मान के चलो ऐसे घूमेगी ये, है ना, ये रोटर घूमेगा, ठीक, तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर इससे छूट जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना, इसका दूसरा पोर्शन नेगेटिव में सेम टाइम में आ जाएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर कम्युनिकेट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द डीसी मशीन। इसको आप लोग सुन के लिख सकते हो, या यहाँ पे जो छोटा सा लाइन लिखा है इससे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये किससे बना रहता है, ये कॉपर से बना रहता है, कॉपर मटेरियल से बना रहता है, ठीक है। और ब्रश किससे बना रहता है, आपका ब्रश जो है 2 ब्रश लगते हैं, ब्रश पेयर 4 भी हो सकता है ना, लेकिन अभी समझ लो 2 ही को। ब्रश आपका बना रहता है हार्ड ड्रावन, है ना, हार्ड ड्रावन कार्बन मटेरियल से, है ना, इसको कुल मिला के कार्बन ब्रश बोल देना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ये कार्बन ब्रश से बना रहता है, ठीक। तो ये हो गया आपका कम्यूटेटर और ब्रश, ठीक है। कम्यूटेटर और कम्यूटेटर के बारे में आपको इतना ही लिखना है कि ये कॉपर का सेगमेंट्स होता है जो सेम सॉफ्ट में अटैच रहता है, जिसमें आर्मेचर होती है, उस सेम सॉफ्ट में अटैच रहता है, और आर्मेचर कॉइल के जो टर्मिनल्स होते हैं वो कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, और कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड होने के कारण हम एक्सटर्नल सर्किट से ब्रश के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बस इतना ही है तुम्हारा कम्यूटेटर का काम, ठीक। अब आ जाओ, हाँ, ब्रश का बोल रहा है कि ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू से। अच्छा, कम्यूटेटर का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, ये रेक्टिफिकेशन का काम करता है, रेक्टिफिकेशन इसका काम, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा AC से DC में कन्वर्ट करना, AC टू DC करना। कैसे रेक्टिफिकेशन करता है, ये चीज़ DC जनरेशन ऑफ DC मशीन में भी, जो DC करंट में भी बताऊंगा, है ना, जनरेशन। एक्चुअल में क्या होता है, हमारा ये जो कॉइल होती है, ये कॉइल जब घूमते रहती है तो इसके 4 पोजीशन होते हैं, है ना। चलो इस चीज़ को मैं यहीं कंप्लीट कर देता हूँ, है ना, उस चीज़ को आप समझना। पहले सिर्फ यहाँ पे हम लोग टॉपिक से बाहर आ गए हैं, ये अगला टॉपिक है ना, जनरेशन या वोल्टेज डेवलप इन मशीन, है ना, कैसे वोल्टेज डेवलप होता है, ठीक। तो जैसे इसके लिए हमने 4, ये तुम लोग पढ़े भी होंगे, NS, है ना, यहाँ पे 2 NS 2 पोजीशन, है ना। तो जैसे ये जनरेटर है ना, जनरेटर में फ्लेमिंग का कौन सा रूल रखता है, किसको पता है, जिसको भी पता होगा अपने मन में वो कर लो, है ना। तो जनरेशन में लगता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, है ना,
तो जैसे मान लो ये हमारा एक्सिस है ना, अभी 2 कॉइल है। अब इसको हम कैसे घुमाएं, चलो इसको ऐसे घुमाते हैं, है ना, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा, राइट हैंड रूल के हिसाब से आपको इसको क्लॉकवाइज, हमने बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये देखो, ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे, मतलब ये अगर ए बी है, सी डी है, तो ए बी अभी नीचे की तरफ जाएगी और सी डी अभी ऊपर की तरफ आएगी। ठीक, अब देखो राइट हैंड रूल कहने का मतलब क्या है, हैंड, पहले फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समझो। यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना। अब हम राइट हैंड को ऐसे, ये जो राइट हैंड है हमारा, है ना, इसको, ये तीनों देखो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो ये जो हमारा 4 फिंगर होता है, 4 फिंगर, है ना, ये ऑलवेज फ्लक्स डायरेक्शन को शो करता है। ठीक, थंब जो होता है, थंब, ये कॉइल के रोटेशन के डायरेक्शन को, रोटेशन डायरेक्शन, ठीक है। और आपका ये जो क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर जो होता है, मिडिल फिंगर, ये होता है करेंट के डायरेक्शन को, करेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये ऐसे घूम रहा है। ठीक, तो अब देखो इसको हमको सेटअप करते हैं। देखो फ्लक्स का डायरेक्शन कहाँ है, एन टू एस हमेशा फ्लक्स जाती है, तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया, तो उंगली को इस निशाने में। ठीक, अब ये देखो, ये जो ए बी कॉइल है, ए बी साइड है, ए बी साइड डाउनवर्ड जा रही है, तो देखो ये थंब हमारा डाउनवर्ड हो गया। तो ये जो है देखो, ये ऐसा होगा, इसको हमको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, इसको हमको इसमें सेट करना है। ठीक, तो ये जो होगा, ये जो हमारा मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर ये मेरे साइड है, मतलब इस साइड है ना, बी से ए की तरफ है, मतलब अगर इसमें करेंट का जनरेशन इसमें होगा तो उसके अपोजिट साइड में इधर होगा। तो देखो अब दूसरी चीज़, और एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। तो इसमें जो भी होगा इलेक्ट्रिसिटी 4 पोजीशन हमने लिया है, ठीक है, 4 पोजीशन। तो पहला पोजीशन में क्या होगा कि जब फ्लक्स और कॉइल साइड्स दोनों एकदम पैरेलल हो जाते हैं, है ना, तो ये अभी इस पोजीशन पे अभी एकदम ऐसा है, तो क्या होता है, एकदम मिनिमम नंबर ऑफ फ्लक्स को ये कट करता है, तो वहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बिल्कुल जीरो है। अब लेकिन इसको हमने क्या किया, ए बी को नीचे कर दिए, ए बी नीचे चला गया और सी डी ऊपर आ गया, है ना, यहीं पे ए बी है, ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर, एकदम ऐसे हो गए खड़ी, ठीक है, खड़ी हो गया। तो अभी क्या होगा, ये जो हमारा कॉइल है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। तो यहाँ से जो भी हमें आउटपुट मिलेगी, ये ब्रश 1 और ब्रश 2 से, ठीक है, वो क्या होगा, हमको मैक्सिमम आउटपुट हो। यहाँ पे मिनिमम, है ना, यहाँ पे मैक्सिमम, कहने का मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें, ठीक है, ये पहला पोजीशन का और ये दूसरा पोजीशन का, है ना, ये दूसरा पोजीशन मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला था, ये पहले वाले में अगर इसका हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जीरो था करेंट, यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम हो गया। अब इसको फिर वापस कर दे, अब साइड चेंज हो गया, साइड चेंज हो गया कहने का मतलब ये आपका एन एस, है ना, तो ये वापस इधर आ गया, लेकिन अभी साइड चेंज हो गए, साइड चेंज हो गया कहने का मतलब आपका ये ए बी इधर आ गया और सी डी इधर आ गया। ठीक, तो अब देखो अब क्या होगा, ये फिर जीरो हो गए, सेम पोजीशन में ये दोनों फिर पैरेलल आ गए, इस टाइप का पैरेलल आ गए। ठीक है, तो यहाँ भी आउटपुट क्या होगा, हमारा आउटपुट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके ये पहला कंडीशन का, ये दूसरा कंडीशन का, या तीसरा कंडीशन में क्या हो गया, जीरो हो गया। अब चौथा कंडीशन आ जाओ, चौथा कंडीशन क्या है, ये है आपका चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन फिर बीचों बीच आ गया, है ना, दोनों अभी ए भी ऊपर आ गया, फिर से ए भी ऊपर आ गया, है ना, और सी डी क्या होगा, नीचे चला गया। ठीक, उसमें ए बी नीचे था, अभी सी डी ऊपर हो गया। ठीक है, अच्छा, ए इधर, बी इधर और सी इधर, डी ऊपर, है ना, ये जो अभी कट गए हैं उनको भूल जाना। ठीक, तो अभी क्या होगा, अभी देखो चारों पोजीशन का अभी अब दिखाते हैं। ये पहला पोजीशन का जीरो था, दूसरा पोजीशन में मैक्सिमम था, तीसरा पोजीशन में अगेन जीरो हो गया है। अब चौथा पोजीशन में क्या हो गया,
यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिट हो गया, यहाँ से अपोजिट हो गया। इसमें देखो ए बी नीचे था, सी डी ऊपर था। ठीक, इसमें क्या होगा, ए बी ऊपर है, सी डी नीचे है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। फिर नेक्स्ट पोजीशन जो आएगा ये वापस ये पोजीशन आएगा, पहला पोजीशन, तो वापस पहला पोजीशन क्या है, वो 0 है। तो 1 2 3 4 अब 5, मतलब फिर से 1 पोजीशन। ठीक, तो हमारा जनरेशन क्या हो रहा है, हमारा जनरेशन एसी हो रहा है। ठीक है, हमारा जो जनरेशन है ये अंदर में एसी हो रहा है। ठीक, अब जो ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर को ध्यान दें, यहाँ पे जो कम्यूटेटर रखा हुआ है, ठीक है, ये कम्यूटेटर रखा हुआ है, अभी मैं इसके बारे में नहीं बताया हूँ। ठीक है, ये जो कम्यूटेटर है वो ये साइड क्या ले रहा है, ये ए बी साइड में जो आ रहा है उसी को ले रहा है, ए बी साइड में सिर्फ करंट आने वाली करंट को ले रहा है ये। ठीक, अब ये देखो, ये जो वो ब्रश तो यहीं पे है, हमारा बाहर का ब्रश यहीं पे है, ये इधर ही है, ये इधर ही है, ये इधर ही है, इधर ही है, लेकिन ये जो कम्यूटेटर का ये जो टर्मिनल है ये आपस में चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ब्रश है ये सिर्फ इधर आने वाली करंट को लेता है। ठीक, ये ब्रश 1 है, ये जो ब्रश 1 है, ये ब्रश 1 क्या करता है, सिर्फ इधर आने वाली करंट को लेता है। अब ब्रश 2 है, सिर्फ अंदर जाने वाली करंट को लेता है। तो कहने का मतलब ये जब ऐसा आता है तो होता क्या है, आउटपुट में ब्रश 1 हमारा आउटपुट ऐसा हो जाता है, ब्रश 1 ठीक, ब्रश 2 यही, तो आउटपुट हमारा ये होता है हमेशा। ब्रश 1 क्या होता है, ब्रश 1 सिर्फ इधर से आने वाली करंट को लेता है। जब ये वाली साइड इधर आ जाती है ना, ये वाली साइड इधर आ जाती तो इसमें भी ऐसे ही करंट होगा, ये सी डी है, तो ब्रश 1 को तो यही मिल रहा है ना डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे तो ब्रश 1 को क्या मिल रहा है, ब्रश 1 को सिर्फ आने वाली, मतलब एक डायरेक्शन वाली करंट मिल रहा है, ये डबल डायरेक्शन वाली है, एक बार इधर एक बार उधर। तो अगर हम ये सेगमेंट को हटा दें, इधर ये जो कम्यूटेटर पॉइंट को हटा दें, इस कम्यूटेटर को हटा दें, ठीक है, तो ब्रश क्या साथ में घूमेगा उसके, अगर हम लोग जोड़ देंगे डायरेक्ट तो साथ में घूमेगा, तो साथ में घूमेगा तो क्या होगा, एक बार कम एक बार ज़्यादा, क्योंकि ये एक बार कम दे रहा है एक बार ज़्यादा दे रहा है। लेकिन जब ये कम्यूटेटर के साथ में जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ये ब्रश सिर्फ इस कम्यूटेटर में जो आ रहा है उसी को ले रहा है, तो इधर जो भी चीज़ें हैं करंट बाहर निकलने वाली हैं और इधर जो भी चीज़ें हैं करंट अंदर जाने वाली है। ठीक, तो ये क्या काम करता है आपका, एक टाइप का आपका रेक्टिफिकेशन का काम करता है। कौन काम करता है, आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का इम्पॉर्टेंट काम है, कम्यूटेटर का काम है रेक्टिफिकेशन का काम। ठीक है, एक जल्दी से लास्ट टॉपिक, फिर ये टॉपिक ख़त्म। आपका सॉफ्ट, लास्ट में क्या है, सॉफ्ट और बॉल बेयरिंग। अब क्या है, इतनी बड़ी मशीन है आपकी, इतनी बड़ी मशीन को रोटेट करना है, फ्री टू रोटेट विथ स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल प्रोटेक्शन, है ना। तो आपके जो भी स्टेटर है, ये जो आपका स्टेटर पार्ट है, ठीक, और ये बीच में रोटर पार्ट है, ये आपका रोटर पार्ट है। ठीक है, ये रोटर पार्ट किससे लगा हुआ है, रोटर में आपका सॉफ्ट लगा है। तो ये जो सॉफ्ट है ना, ये सॉफ्ट जो है इस स्टेटर से एक जो भी जिसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग, है ना। बॉल बेयरिंग कैसे होते हैं, बीच में छर्रे होते हैं, नीचे का पार्ट शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, ऊपर का पार्ट आपका स्टेटर से कनेक्ट रहता है। और ये जो बियरिंग्स होते हैं ये फ्री टू रोटेट हैं, और ये आप ये दो बॉल बियरिंग लगे होते हैं, है ना। और ये आपका शाफ्ट है। ये शाफ्ट का काम क्या है, शाफ्ट का काम मैकेनिकल इनपुट एंड मैकेनिकल आउटपुट के लिए। तो मैकेनिकल इनपुट किस में होगा, जनरेटर में हम मैकेनिकल इनपुट लेंगे, और मैकेनिकल आउटपुट किस में लेंगे, मोटर के केस में। ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हैं, शाफ्ट इट इज़ यूज्ड टू टेक और रिसीव द मैकेनिकल इनपुट एंड आउटपुट इन केस ऑफ जनरेटर एंड मोटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और बॉल बियरिंग क्या है, बॉल बियरिंग प्रोवाइड सपोर्ट बिटवीन स्टेटर एंड रोटर पार्ट, है ना। तो ये बॉल बियरिंग और शाफ्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, शाफ्ट क्या बनाता है, वो रोल्ड स्टील से बना रहा था, रोल्ड स्टील जो बहुत महंगी होती है और मजबूत होती है। ठीक है, और आपके बॉल बियरिंग के छर्रे भी उसी से बने रहते हैं, बहुत मजबूत, उसमें बहुत कम जंग लगता ही नहीं है, मान के चलो, अगर वो जब तक यूज़ में है तब तक उसमें ग्रीस व्रीस लगा है तब तक। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन कंप्लीट हुआ है।